नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी टॉपिक के अंतर्गत दो टॉपिक कवर करेंगे। एक है इंट्रैक्शन इन इकोसिस्टम। इंट्रैक्शन इन इकोसिस्टम के बारे में, यानी कहने का मतलब है कि जो जैविक क्रियाएं होती है इकोसिस्टम में, उस पर बात करेंगे। और दूसरा है टॉपिक बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, यानी कहने का मतलब जैव संचयन और जैव आवर्धन क्या होता है। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि जो पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक होते हैं उनके बीच एक अंतरक्रिया होती है, इंट्रैक्शन होती है ना। तो किस प्रकार से काम करता है उस पर आज बात करेंगे। तो आइए आते हैं सीधा टॉपिक पे। अब इन जैविक जो पारिस्थितिक तंत्र में जो जैविक अंतर क्रियाएँ हैं ये किस प्रकार से संपन्न होती है, किन किन जीवों के बीच कैसे होती है, ये आपको समझना है आज। हम इसका अगर अर्थ के बारे में बात करें तो जैव पदार्थ यानी जीव जंतु, जैव पदार्थ का मतलब जीव जंतु, या हम कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटक जैव मंडल में आपसी अंतर क्रिया करते हैं और आपसी अंतर क्रिया करते हुए एक दूसरे पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव छोड़ते हैं। तो जब जाहिर सी बात है, जब एक दूसरे पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव छोड़ते हैं तो उसी को हम कह सकते हैं कि ये पारिस्थितिक तंत्र पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं फूल पर तितली का बैठना, ये भी एक क्या है, जैविक अंतर क्रिया है। उस दौरान जो है परागन की क्रिया होती है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि पादपों में जो प्रजनन की विधि है वो सबसे प्रमुख विधि है ना। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं सांप द्वारा मेढक को खाना, या कोई भी जो मांसाहारी टॉप कार्निवोरस है उसके द्वारा शिकार करना। तो ये सब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जैविक अंतर क्रिया है। ये सब क्या है, जैविक अंतर क्रिया है। तो उन जैविक अंतर क्रिया में कुछ हम प्रमुख प्रकार के बात करेंगे आज, किस किस प्रकार के जो है जैविक अंतर क्रिया होती है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे सहजीविता के बारे में। तो सहजीविता पर आधारित जो अंतरक्रिया है वो तीन प्रकार से होता है, एक पारस्परिकता आधारित, परजीविता और सहभोजिता। तो हम बारी बारी से इन सब पर बात करेंगे भी। आपको हो सकता है किसी बुक में ये सब अलग अलग मिलेगा, पारस्परिकता, परजीविता, सहभोजिता, तो उससे कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, सेंस वही निकलेगा, जो हम बताएंगे वही सेंस रहेगा। इसलिए आप इसको सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए, है ना। और एक प्रमुख बात यह है कि ये सब जो क्वेश्चन है ना ये बायोलॉजी से भी जो है मैच करता है। और आजकल जो एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, बीपीएससी का हो, किसी स्टेट पीसीएस का हो, तो उसमें होता क्या है कि इन सब क्वेश्चन से जो है काफ़ी आप कंफ्यूज कर जाएगा। ऐसे ऐसे ऑप्शन रहेंगे कि उसमें अगर आपका कहने का मतलब है कि आप क्लियर नहीं है, आपके अंदर किसी प्रकार का डाउट अगर है तो कंफ्यूज करना स्वाभाविक होता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे करके आपको समझना है। अब समझिए कि सहजीविता में होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, दो जातियों के बीच होने वाला जैविक अंतर क्रिया, दो जातियों के बीच होने वाला जैविक अंतर क्रिया। अब यहाँ पे ये तीनों के बारे में हम बारी बारी से समझेंगे, पारस्परिकता, परजीविता और सहभोजिता। तो पारस्परिकता आधारित अंतर क्रिया क्या है, इसको समझिए ध्यान से। कह रहा है इस प्रकार के जैविक अंतर क्रिया में उत्तरजीविता के लिए दोनों ही प्रजातियाँ एक दूसरे पर निर्भर रहती है, दोनों ही प्रजातियाँ एक दूसरे पर निर्भर रहती है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल देके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम्पल में है जैसे फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जो जीवाणु होता है, राइजोबियम जो पाया जाता है, आपको पता होगा। जैसे दाल, जो दलहन फसल होते हैं तो उसके जड़ों में जो है राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, और ये जो है जीवाणु जो है पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है। उसमें जो जीवाणु होता है वो वायुमंडल से नाइट्रोजन अवशोषित कर करके पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है। जबकि वहीं पौधे क्या करते हैं जीवाणु के लिए, तो पौधे जो है जीवाणु को शर्करा यानी कहने का मतलब है कि भोजन के रूप में आपूर्ति करते हैं। उसका एक भोजन कहने का मतलब ये है कि उसको भी तो भोजन की ज़रूरत है, तो उसको भोजन के रूप में शर्करा जो है उपलब्ध करवाते हैं पौधे की जड़ें। तो ये दोनों में क्या हुआ, पारस्परिकता, एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे को इससे बेनिफिट है। उसी प्रकार से और भी हम उदाहरण की बात करें, कई बार इसमें उदाहरण ही पूछ लिए जाते हैं, है ना, कि इसमें किस प्रकार का जैविक अंतर क्रिया होता है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा।
दूसरा हम अगर बात करें कि लाइकेन में कवक और शैवाल एक साथ उपस्थित रहते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो आपको यही समझना है कि लाइकेन में, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि लाइकेन में क्या क्या पाया जाता है, तो कवक और शैवाल। अब इसमें दोनों के बीच जो है जैविक अंतरक्रिया कैसे होता है, तो कवक जो है शैवाल को सुरक्षा प्रदान करता है, कवक शैवाल को सुरक्षा प्रदान करता है, उसके बदले में शैवाल जो है कवक को भोजन उपलब्ध करवाता है। तो ये दोनों के बीच इस प्रकार से जो है जैविक अंतरक्रिया संपन्न होता है। इसी प्रकार से हम और उदाहरण की बात करें तो दीमक आप सुने होंगे, दीमक जो है लकड़ी को खा जाता है, आप ये इतना तो जानते ही होंगे, चाहे आप शहरी पृष्ठभूमि से हों या ग्रामीण पृष्ठभूमि से हों, तो इन सब चीज़ों के बारे में निश्चित ही जानते होंगे। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जो दीमक होता है ना, उसको लकड़ी के पचाने के लिए एंजाइम नहीं पाया जाता है, वो लकड़ी को पचा नहीं सकता है, लेकिन वो कैसे पचा लेता है, इसके लिए उसमें एक फ्लैजेलेट जीव पाया जाता है, फ्लैजेलेट जीव उसमें पाया जाता है दीमक के शरीर में ही। वो क्या करता है कि लकड़ी को उसके अंदर पचाने का एंजाइम पाया जाता है और लकड़ी को शर्करा के रूप में परिवर्तित कर देता है। अब जो है ये दोनों ये दीमक जो है लकड़ी उपलब्ध करवाता है और ये उसको ये जीव जो है पचा लेता है, और दोनों को जब पचाने के बाद, कहने का मतलब दोनों जो है भोजन का निर्माण करता है, तो दोनों मिलकर खाता है, नहीं दोनों के लिए भोजन उपलब्ध होता है, तो शर्करा को दोनों भोग कर जीवित रहते हैं, दोनों अपनी उत्तरजीविता को जो है बनाए रखते हैं। तो ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है माइकोराइजी कवक, ये जो है अधिकांश पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं। ये कवक जो है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधों की जड़ों में किस प्रकार क्या पाया जाता है मुख्यतः, तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा, कवक पाया जाता है, और कवक में अगर कौन सा कवक पाया जाता है तो माइकोराइजी। अब इसका काम क्या होता है, तो ये क्या करता है कि मिट्टी से खनिजों का अवशोषण कर पौधों को प्रदान करता है। क्या करता है, मिट्टी से खनिज पदार्थों का अवशोषण करके पौधों को प्रदान करता है। उसके बदले में ये माइकोराइजी कवक को क्या मिलता है, तो इसके बदले में पौधे जो हैं कवक को भोजन उपलब्ध करवाते हैं शर्करा के रूप में। तो यहाँ पे ये आप समझ गए जैविक अंतरक्रिया जो पारस्परिकता आधारित था इसके बारे में। अब हम आगे चलते हैं, अब है परजीविता आधारित यानी पैरासाइटिज्म, इस पर जो है हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है, तो इस प्रकार के जैविक अंतरक्रिया में एक जाति को लाभ होता है जबकि दूसरी जाति को हानि होता है, एक जाति को लाभ और दूसरी जाति को हानि। ऐसे भी कहता है परजीवी यानी कि दूसरे के परजीवित है ना, दूसरे पर निर्भर। तो जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में लें खटमल मनुष्य, अगर मान लिया जाए कि आप खटमल सोते हैं बेड पे, बेड में अगर खटमल है तो खटमल जो अपना उत्तरजीविता का निर्वहन करता नहीं, जो जीवित रहता है वो आपके खून पी करके जीवित रहता है। आप सोते हैं आपका, वो आपसे भोजन प्राप्त करता है, आपके शरीर से भोजन प्राप्त करता है। तो यहाँ पे और आपको कोई लाभ नहीं देता है, मैंने एक जाति को तो लाभ हो रहा है, खटमल को लाभ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मनुष्य को क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो इस स्थिति में इसको हम कहेंगे परजीवी, खटमल यहाँ परजीवी है। उसी प्रकार से जू का नाम सुने होंगे, जू यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में इसको ढीला भी बोलते हैं लोग, है ना। तो अगर आपके बाल में अगर जू हो गया है तो उस स्थिति में जू जो है वो क्या है, परजीवी है, आपका शोषण कर रहा है, आपके शरीर का जो है दोहन कर रहा है, शरीर आपसे भोजन प्राप्त कर रहा है, आपको बदले में कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ आपको हानि पहुंचा रहा है। तो यहाँ पे जू और मनुष्य के बीच जो होती है पर जैविक अंतरक्रिया, तो उसमें जू क्या है, परजीवी है, ये चीज़ समझ जाइएगा। इसके बाद हम तीसरा जो है उसमें पारस्परिकता की बात करें। पारस्परिकता में क्या होता है, कॉमेंसलिज्म। इसमें होता है इस प्रकार के जैविक अंतरक्रिया में एक प्रजाति लाभ उठाती है और दूसरी प्रजाति ना तो लाभ उठाती है ना ही नुकसान उठाती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, एक प्रजाति जो है लाभ उठाती है, दूसरी प्रजाति ना तो लाभ उठाती है ना ही नुकसान उठाती है। आप समझ रहे होंगे इन चीज़ को। जैसे इसके उदाहरण से हम बात करें तो गाय के गोबर, अब गाय के गोबर की बात करें तो गोबर से कीटों को भोजन मिल जाता है। गाय के गोबर से कीट जो है अपना भोजन उपलब्ध कर लेते हैं, लेकिन किंतु गाय को लेकिन जो है ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे सहभोजिता। अब आप बेहतर तरीके से इन चीज़ों को जो है समझ पाए होंगे, है ना। जैसे सहजीविता पर जो आधारित पारस्परिकता, परजीविता और सहभोजिता, ये तीन चीज़ आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं असहभोजिता। ये क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। असहभोजिता में क्या होता है
कि एक प्रजाति नुकसान में रहती है जबकि दूसरा प्रजाति अप्रभावित रहती है। ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या हो रहा था परजीविता में कि एक को नुकसान हो रहा था और दूसरे को लाभ हो रहा था। ध्यान, उसमें एकदम एक तकनीकी अंतर है यहाँ पे। असहभोजिता और परजीविता की हम बात करें तो इसमें एक तकनीकी अंतर ये है कि इसमें एक प्रजाति को नुकसान हो रहा था, दूसरा प्रजाति जो है उसमें परजीविता में दूसरा को हानि हो रहा था, लेकिन इसमें है कि एक को नुकसान तो हो रहा है लेकिन दूसरा जो है अप्रभावित है। अब देखिए इसी प्रकार की घटना जो है सहभोजिता में भी हो रहा था, है ना। सहभोजिता में भी एक को जो है लाभ हो रहा था लेकिन दूसरा को ना तो लाभ हो रहा था ना तो हानि हो रहा था, वो दूसरा सहभोजिता में हो रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, असहभोजिता की बात करेंगे, उन सब चीज़ों को जो ऊपर हम बताए अभी उसको लिख करके एक बार समझिएगा, है कि नहीं। तकनीकी अंतर है कुछ, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज कर जाइएगा। कंफ्यूज कीजिएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम कभी और अगले वीडियो में इसको जो है क्लियर करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रजाति नुकसान में दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें तो बड़े वृक्ष के नीचे छोटे वृक्ष, अगर बड़ा वृक्ष है उसके नीचे कोई छोटा वृक्ष है तो दब जाता है, उसको प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, इसलिए वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है नहीं हो पाती है। इस कारण उसका समुचित विकास, जो एक सर्वांगीण विकास होना चाहिए पौधों का, तो छोटा पौधा जो है वहाँ पे क्या होता है, बड़ा पौधा के नीचे दब जाता है, वो डेवलप नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे असहभोजिता। दूसरी बात यहाँ पे ये समझना है कि ये जो छोटा पौधा जो दबता है, ये ऐसा नहीं कि बड़ा पौधा का एक इंटेंशन, ऐसा इरादा होता है कि इसको जो है दबाया जाए। ये माने इसका बड़ा पौधा जो है छोटा पौधा का शोषण नहीं करता है। शोषण करने का मतलब है कि इससे किसी प्रकार का कोई ऊर्जा वगैरह या इसके भोजन को ये प्राप्त नहीं करता है, ऐसा नहीं करता है। लेकिन मतलब कहने का मतलब है कि ये इरादा ऐसा नहीं होता है कि हमको ऐसा करना है। लेकिन परजीविता में क्या होता है कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाता है कि नहीं, और एक को नुकसान एक को लाभ होता है। तो ये चीज़ें जो मामूली अंतर है इसको समझिएगा आप। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रतिस्पर्धा पर। ये भी एक जैविक अंतरक्रिया का एक प्रारूप है। इसमें समझिए कंपटीशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि इस प्रकार के जैविक अंतरक्रिया में एक ही पोषण स्तर की दो या दो से अधिक प्रजातियां भोजन तथा आवास की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको उदाहरण से समझिए। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई जंगल है, इस प्रकार से क्या है, ये जंगल है और यहाँ पे कोई शिकार है, ये जो है शिकार है, और इसी शिकार को पाने के लिए शेर भी जो है प्रतिस्पर्धा कर रहा है, इधर चीता भी प्रतिस्पर्धा कर रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार का जो जैविक अंतरक्रिया होगा इसको हम कहते हैं कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। उसी प्रकार से मान लीजिए घास का मैदान है। अब घास का मैदान है तो इसमें गाय भी इस पर अटैक कर रहा है, गाय को भी चाहिए घास, खरगोश को भी चाहिए, हिरन को भी चाहिए, है ना, बकरी को भी चाहिए। तो इस प्रकार से इसको हम प्रतिस्पर्धा कहेंगे। और इस प्रतिस्पर्धा में जो ज़्यादा मजबूत होगा, जो ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि प्रभावशाली टाइप का होगा, है ना, शरीर से वगैरह से, तो वो ज़्यादा इस पे जो है अपना हक जमा पाएगा। तो ये भी जो है क्या है, एक इसी को हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं। और ये प्रतिस्पर्धा ऐसा नहीं कि सिर्फ इन जीवों के बीच है, यही आज हमारा जो वर्तमान परिदृश्य है, इसमें क्या हो रहा है कि इन सब चीज़ों से, यानी कि हम इससे प्रतिस्पर्धा हम कर रहे हैं, गाय बकरी चीता ये सब से जो है इससे प्रतिस्पर्धा हम कर रहे हैं। इसके आवासों पर जो है हम एक तरह से अतिक्रमण कर रहे हैं, हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं। जंगलों की कटाई करके हम उसको कृषि योग्य भूमि बना रहे हैं, शहर बसा रहे हैं, नगर बसा रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या कर रहे हैं, हम भी इससे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसके भोजन की जो संभावना है उसको हम कम कर रहे हैं। इसके आवास का जो संभावना है, जहाँ पे इसका आवास है, उसको हम सीमित कर रहे हैं। तो ये भी हम भी, यानी कहने का मतलब हमारा आज डायरेक्ट कंपटीशन जो है इन शेर चीता गाय बकरी सभी है ना, इस पर हम अतिक्रमण कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मानव भी अपने भोजन आवास या अन्य संसाधनों के लिए कई अन्य प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। अब इसके बाद हम एक बात करें, एक और टॉपिक है तटस्थता। इसमें क्या होता है इसको समझिए। इसमें क्या होता है कि ये दोनों प्रजातियां एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, ना तो किसी को लाभ होता है ना किसी की हानि होती है।
यह एक आदर्श स्थिति है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ जानने के लिए है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ऐसा होगा तो उसको हम तटस्थता कहेंगे, लेकिन जैविक अंतरक्रिया के दौरान प्रायः ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि जिसमें इस प्रकार की स्थिति पाई जाएगी कि न तो किसी को लाभ होगा न किसी को हानि होगा, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसका कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा इस टाइप का तटस्थता का। अब हम आगे जो दूसरा टॉपिक था बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, यानी जैव संचयन और जैव आवर्धन, ये संबंधित किससे है ये समझिए आगे। तो ये जो है परितंत्र में प्रदूषकों या संदूषकों, उसी को कहा जाता है, प्रदूषकों से संबंधित अवधारणाएं हैं। यानी कि अगर हमारे पारिस्थितिक तंत्र में, इकोसिस्टम में अगर पॉल्यूशन बढ़ता है ना, तो पॉल्यूशन बढ़ने के फलस्वरूप जो अवधारणाएं उत्पन्न होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वनडे एग्ज़ाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस स्थिति में इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो है प्रदूषकों से संबंधित अवधारणाएं, जो हम दो प्रकार की बात किए हैं आपसे कि दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक है जैव संचयन, इसमें क्या होता है, प्रदूषकों का किसी जीव में इकट्ठा होना क्या होता है, जैव संचयन होता है। यानी प्रदूषक यानी जो पॉल्यूटेंट हैं वो अगर किसी जीव में इकट्ठा हो रहा है तो उसी को हम कहते हैं जैव संचयन। अच्छा, ये इकट्ठा कैसे होता है, जैसे आप जल को दूषित किए, जल को जब आप दूषित करते हैं, यानी ऐसा नहीं कि जैसे प्राकृतिक कारणों से भी होता है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, हालांकि ज़्यादा जो जल पॉल्यूशन हो रहा है, जल का जो उसमें पॉल्यूटेंट आ रहा है जल में, तो मानवीय हस्तक्षेप के कारण हो रहा है। तो उसके कारण जो है, जो उसमें छोटे छोटे जीव हैं, प्लैंकटन है ना, तो वो सब उसमें जो पॉल्यूशन इकट्ठा हो रहा है, प्रदूषक उसमें इकट्ठा हो रहा है, उसी को हम कह रहे हैं जैव संचयन। इसके अलावा जैव आवर्धन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि प्रदूषकों का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में बढ़ना, यानी जैव आवर्धन कहलाता है। जैसे कहने का मतलब है कि सबसे पहले अगर मान लिया जाए कि ये तालाब है और ये अगर प्रदूषित होगा तो सबसे पहले कौन प्रभावित होगा, तो सबसे पहले इसमें प्लैंकटन है जो प्रभावित होगा, फाइटोप्लैंकटन, है ना। फाइटोप्लैंकटन के बाद प्लैंकटन, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, यानी इस प्रकार से क्योंकि जल में भी जो है पोषण स्तर बना हुआ है ना कि एक दूसरे को भोजन के रूप में यूज करता है, तो वहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि पोषण स्तर जो है एक से दूसरे में बढ़ रहा है, पहुँच रहा है, तो उसी को हम कहते हैं जैव आवर्धन। इसको हम उदाहरण से देखिए समझ लेते हैं बेहतर तरीके से। बढ़ते पोषण स्तर के साथ प्रदूषकों का सांद्रण भी बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा इस शब्द को, इस जो वाक्य है इस पे ध्यान दीजिएगा। बढ़ते पोषण स्तर के साथ प्रदूषकों का सांद्रण भी बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे फाइटोप्लैंकटन है, प्लैंकटन है, छोटी मछली है, बड़ी मछली है, ठीक है। तो फाइटोप्लैंकटन को कौन खाया, प्लैंकटन खाया, प्लैंकटन को कौन खाया, छोटी मछली खाया, छोटी मछली को कौन खाया, बड़ी मछली खाया। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए प्रदूषक इसमें जो है, इसमें जैव संचयन हुआ था, फाइटोप्लैंकटन में जैव संचयन हुआ था, यानी कि जो ये जो जीव है इसमें प्रदूषक इकट्ठा हुए थे और इसी को यूज कर लिया ये। तो इस प्रकार से एक क्रमिक तरीके से आगे बढ़ता गया। तो प्रदूषक का सांद्रण, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो खतरा है ना, पॉल्यूटेंट का जो खतरा है वो इसको और ज़्यादा करेगा। इसका सांद्रण यहाँ जो है बढ़ते जाता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अगर हम ऊर्जा पिरामिड की बात करें तो अगर ऊर्जा इस प्रकार से बढ़ता है ऊपर की ओर तो वहाँ पे ऊर्जा घटता जाता है, लेकिन यहाँ पे ठीक विपरीत समझिएगा कि जो अगर पॉल्यूटेंट इस प्रकार से बढ़ेगा एक जीव से दूसरे जीव में तो उसका सांद्रण बढ़ता जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं उसका एक जो इफ़ेक्ट है, प्रभाव है, वो बढ़ता जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि जैव आवर्धन क्या होता है। अब हम कुछ इसी से संबंधित कुछ जो प्रदूषक है उस पर बात कर लेते हैं कि प्रदूषक प्रमुख कौन कौन होते हैं जो इस प्रकार के नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एक DDT का नाम सुने होंगे आप लोग, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन इथेन। ये क्या होता है, इसका यूज हम लोग जैसे मच्छरों को मच्छर भगाने के लिए या नाली वगैरह में जो पॉल्यूशन रहता है उसको कीट मकोड़े मच्छर वगैरह को मारने के लिए हम इसका यूज करते हैं, या इसका यूज फसलों पे भी किया जाता है ना। तो ये उस माध्यम से जो है हमारे जल स्रोत तक पहुंच जाता है ना, और जल स्रोत तक पहुंचने के बाद जल को प्रदूषित करता है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमारे पारिस्थितिक तंत्र पे पड़ता है। इसका और भी
हम अगर यूज की बात करें तो कीटनाशक के रूप में फसल में भी किया जाता है। ये जो प्रदूषक है ये मानव में कैंसर जैसी घातक बीमारियाँ तरह से क्रिएट करता है ना। इसके अलावा हम और भी प्रदूषक की बात करें तो जैसे भारी धातु है, भारी धातु में से पारा, कैडमियम, सीसा, इस सब का नाम सुने होंगे आप। और ये जो है पर्यावरण में निम्नीकरण नहीं होता है। इसका निम्नीकरण का मतलब इसको अपघटकों द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है। इसको अपघटक जो है अपघटन नहीं कर सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो है रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो इन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से नोट करें, प्रॉपर उसको रिवाइज करते रहें। उम्मीद करते हैं कि आप इसे बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं भी समझे हैं तो उसको और बेहतर तरीके से देखिएगा, कमेंट कीजिए अगर नहीं समझ में आता है तो। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।